हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। एक बार फिर अपन जुड़ चुके हैं अल्फा मैथ्स क्लासेज के साथ में। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 क्लास 12। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, जैसे ही अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वैसे ही अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में सीखने वाले। देखो, यहाँ से जो नंबर ऑफ वेटेज है एक्सरसाइज का, वो टोटल नंबर ऑफ वेटेज 4 नंबर है। और यहाँ से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बनेगा वो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनने वाला आपके पास, फिर एक वेरी शॉर्ट टाइप में, और एक आपका बनेगा शॉर्ट टाइप में। तो टोटल 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों के ऊपर सबसे पहले मेन बात यह है कि सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में जाके, लास्ट जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या इंटीग्रल्स का यूज कहाँ पे होगा, मेन बात ये। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक आता है जो आपकी बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। ठीक है, और जिसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेचर। ठीक है, और क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है भी, आपका क्षेत्रफलन होता है। क्या होता है भी, क्षेत्रफलन। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेचर है, क्षेत्रफलन है, इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, मैंने कि क्वाड्रेचर होता है क्या, मैंने बात ये। तो जहां पे इंटीग्रल्स का या इंटीग्रेशन का यूज होगा, समाकलन का जहां पे अनुप्रयोग होगा, ठीक है, ये क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग है, उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन अपने पास क्या है, क्षेत्रफलन क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मतलब क्या हो गया, आपके पास एरिया बाउंडेड बाई 2 करवा सकता है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई 2 करवा सकता है, 1 करवा सकता है, या फिर लाइन के साथ में एरिया आ सकता है। तो बाउंडेड जो रीजन है उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, वो अपन इस चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो एक बार जाके एक्सरसाइज नंबर 1 से लेके 6 तक अपने जो लाइव वीडियो डाले हुए हैं वो देख सकते हैं। और फिर आपको जो एक्सरसाइज नंबर 7 है, जो लास्ट वीडियो अपना, वो आप जाके यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इस चैप्टर पे आ सकते हो। तो पहला है एरिया अंडर सिंपल कर्व, मतलब एरिया निकालना किसका, सिंपल कर्व। इसका मतलब सबसे पहले आपको कर्व समझने, क्या समझने, कर्व। अब कर्व यहाँ पे कौन कौन से है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मान लो अभी क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो, सर्कल का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, सरल वक्रों के या सरल वक्रों से परिबद्ध। ठीक है, अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं कि सिंपल कर्व कौन से है, सरल वक्र कौन कौन से है, वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देखा है सर्कल। सर्कल क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना दिया, और ये आपके पास एक सर्कल। ठीक है, और अगर ये आपके पास सर्कल है तो अपन कुछ यहाँ पे ऐसे कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि इसको अपन ने 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड। अब मेन बात ये कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। जैसे मैंने ये मान लिया कि ये जो सर्कल है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है, या यहाँ से ये जो ओरिजन है 0 0, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो a,0, मतलब इसकी जो रेडियस है वो a कितनी है, a। तब अगर यहाँ से अपन सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब यहाँ पे देखो, मेन जो चीज समझनी है वो आपको ये समझनी है कि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एरिया बाउंडेड बाई कर्व, ठीक है, और उसके अंदर क्या आ जाए, सर्कल आ जाए, तो सर्कल की इक्वेशन जो काम में लेनी है वो आपको लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या काम में लेनी है, ए स्क्वायर काम में लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है इलिप्स। क्या है, इलिप्स। इलिप्स का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त। क्या होता है, दीर्घवृत्त। तो देखो, जो इलिप्स के फिगर है वो 2 3 टाइप से अपन समझते हैं यहाँ पे, और वो कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसे अपन ये कर्व बना दिया, ठीक है, ये एक इलिप्स है, और इस इलिप्स का जो डायग्राम है वो अपन ने इस टाइप से बनाया है। यहाँ से एक अपन ने मेजर एक्सिस बना दी,
और यहाँ पे अपन ने क्या बना दी, माइनर एक्सिस। ये जो मेजर और माइनर एक्सिस है, ये आपके साथ में देखो क्या यूजेस या इनका क्या रोल रहेगा उनके बारे में डिस्कस। देखो यहाँ पे ये जो मेजर एक्सिस है, इसके लिए मैंने ये 0 0 मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और ये जो पॉइंट है वो ए कोमा, तो इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -a, 0, और ये जो पॉइंट है वो है 0, b, और ये जो पॉइंट है वो आपका है 0, अब ये जो इलिप्स की इक्वेशन होगी वो होगी आपकी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की फॉर्म, इसके फॉर्म में होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की फॉर्म में। अब मेन बात यह है कि इस इलिप्स के अंदर ये जो लाइन है ये कहलाती है मेजर एक्सिस। क्या कहलाती है, मेजर एक्सिस। कौन सी एक्सिस कहलाती है, मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष कहते हैं। और जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो होती है हमेशा 2a के बराबर। ये जो लाइन है वो आपकी कहलाती है माइनर एक्सिस। क्या कहलाती है, माइनर एक्सिस। तो इसको अपन क्या कहेंगे, लघु अक्ष। क्या कहेंगे, लघु अक्ष कहेंगे। कौन सी एक्सिस कहेंगे, लघु अक्ष, माइनर एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस को अपन क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा फिगर बनता है तो वो किसका बनेगा, आपका इलिप्स का बनेगा, दीर्घवृत्त का बनेगा। अगर ऐसा फिगर बनता है कोई, वो किसका बनेगा, सर्कल। अब एक इलिप्स की इक्वेशन और होती है जिसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि y² अपॉन अगर a² है और प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, तो उस इलिप्स का फिगर कैसा आएगा वो अपन चीजें समझते हैं। ठीक है, उसके लिए देखो अपन एक और डायग्राम बना रहे हैं, और वो डायग्राम कैसा बनेगा वो अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 3 नाम और आते हैं। एक तो फोकस आता है, एक आपका फोकस के बाद में ठीक है, एक तो आपका क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से कुछ ऐसा सा डायग्राम ले रहे। ठीक है, और ये डायग्राम किसका होगा, आपके पास इस इलिप्स का होगा। ठीक है, और इस इलिप्स की इक्वेशन को अपन कैसे डिनोट करेंगे वो अपन समझ। देखो यहाँ पे ये जो इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो है y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू कितना है, 1। अब जो मेजर एक्सिस होगा, अब जो आपका क्या होगा, दीर्घ अक्ष होगा, वो किसके ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये y डैश है, ये y है, ये आपका क्या होता है, अक्ष, और ये क्या होता है, अक्ष डैश होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 0, -a, और ये जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, 0, अब जो मेजर एक्सिस है वो किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। मतलब लेंथ बड़ी किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये जो लेंथ है वो किसके ऊपर बड़ी है, आपकी अक्ष एक्सिस के ऊपर बड़ी है। सीधी सी बात है, ये जो लेंथ है वो अक्ष एक्सिस पे है, और ये जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस की लेंथ कहलाएगी। तो ये लघु अक्ष की क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। अब यहाँ पे एक दो नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है फोकस, जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है, मेजर एक्सिस जो होगी वो हमेशा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या वाई एक्सिस के ऊपर होगी। तो जिसकी वैल्यू बड़ी है, जिसकी लेंथ बड़ी है, वही क्या होगी, सीधी सी बात है, मेजर एक्सिस। तो डायग्राम या तो ऐसा बनेगा या डायग्राम ऐसा बनेगा, सीधी सी बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं फोकस। फोकस जो होता है वो क्या होता है, फोकस यहाँ पे फोकस हमेशा क्या होगा, या तो 0, c या 0, -c, अगर इसके ऊपर है। तो अगर वाई एक्सिस वाले पे है तो 0, +-c होगा। और अगर फोकस इन पे होगा तो इन पे जो फोकस होगा वो होगा -c, 0 और +c, 0। तो इन पे अगर फोकस होगा तो +-c, 0। तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये। अगर ऐसी इक्वेशन है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक ई सेंट्रिसिटी होती है। फोकस को क्या कहते हैं अपन, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभि। इसको कहते हैं ई को उत्केंद्रता, और उत्केंद्रता बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन। ठीक है, अब मेन बात ये है कि ये सी कहाँ से निकालेंगे। तो सी निकालने का एक फॉर्मूला है, a² इक्वल टू क्या होता है, b² प्लस क्या होता है, c²। a² इक्वल टू कितना होता है, b² प्लस क्या होता है, c² होता है। उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ये जितने भी ए बी सी है, दो तो आपके पास फाइंड दिए हुए आएंगे और एक आपको निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पैराबोला। किसकी बात करते हैं, पैराबोला। कुछ कर्व है, कुछ डायग्राम है, वो अपन समझ रहे हैं। उसके बाद में ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा ना। तो उसके लिए देखो अपन चलो ये तो टॉपिक अलग आ गया, चलो इसी में देखते हैं अपन थोड़ा सा। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको सभी। ठीक है,
चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और वो होता है पैराबोला, सबसे इंपॉर्टेंट। पैराबोला का मतलब क्या होता है? परवलय। क्या होता है? परवलय। अब मेन बात ये कि परवलय के डायग्राम कैसे बनते हैं, तो मेन दो आपको याद रखनी है। एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x याद कर लो। चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4x। और एक आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मतलब आपको मैन जो है वो ये दो तो आपको याद होने ही चाहिए। चलो इनके डायग्राम बनाते हैं, और इनके जब आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेंगे वो अपन बात। चलो देखते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ये लिया है, एक रिजल्ट मैंने ये लिया। चलो देखो अपन डायग्राम कैसे बना। देखो मेन बात ये है कि जो पैराबोला बनेगी वो किस टाइप से बनेगी। देखो पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या होगा वो समझ। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4x है, मतलब x की पावर 1 है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4ay। मतलब दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल में एक की पावर हमेशा 2 होगी और एक वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? 1। तो जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी उस एक्सिस की क्या होगा? पैराबोला सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक है तो सीधी सी बात है, सिमेट्रिक है तो एक ऐसा एक्सिस होगा जो इसको बराबर दोनों हिस्सों में काटेगा। 4x है तो इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको मैंने एक्स डैश मान लिया, वाई डैश ये मान लिया। ऐसा एक फिगर बनेगा जिससे एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा? ये काटने पे इक्वल होगा, तो ये क्या कहलाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट होता है उसको अपन एफ कहते हैं, और एफ की वैल्यू 1,0 आती है। अब अगर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर एक बना दी जो फोकस से पास होता है, तो ये जो ए बी है ये कहलाता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना, ये जो ए बी है ये कहलाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कौन सी? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम को क्या कहते हैं अपन? नाभि लंब जीवा। क्या कहते हैं? नाभि लंब जीवा। और इसकी जो लेंथ होगी ना वो हमेशा किसके बराबर होगी? 4a। किसके बराबर होगी? ये जो अक्ष के साथ में कोफिशिएंट है हमेशा किसके बराबर होगी? 4a के बराबर होगी। मैंने यहाँ पे ये याद रखना आपको कि ये जो ए पॉइंट है ये हमेशा किसके ऊपर होगा? एक्सिस के ऊपर होगा। और सिमेट्रिक एक्सिस कौन सा होगा? जिसमें पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो फोकस किस पे होगा आपका? a,0 एक्स एक्सिस पे होगा। अब एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आती है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने का तरीका है, अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए है, तो इतनी लेंथ पीछे चले जाओ आप, और इतनी लेंथ पीछे जाएंगे तो एक फिक्स लाइन आएगी। और ये फिक्स जो लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये इक्वेशन ऑफ क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? नियता का समीकरण। किसका समीकरण कहते हैं भाई? नियता का समीकरण कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही इसमें कंसेप्ट है। अब यहाँ पे पावर y की क्या है? 1 है। और अगर y की पावर 1 है तो ये जो भी फिगर बनेगा वो y एक्सिस के क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। अब जो फोकस आएगा, फोकस के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0,a की फॉर्म में। और ये वही लेंथ ऑफ क्या होगी? आपकी लेटेस्ट रेक्टम होगी, नाभिलम जीवा। जितना आगे उतने पीछे ले जाओ, तो y इक्वल टू माइनस ए क्या हो गया? नियता का समीकरण। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो ये आपको फिगर थोड़ी सी ध्यान में रखें। एक नेक्स्ट फिगर आता है जैसे y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन का आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो जैसे y इक्वल टू एक्स का जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनेगा? एक्स इक्वल टू 1 पे 1, 2 पे 2, इस टाइप से। तो एक लाइन बनेगी जो आपकी क्या बनेगी? इस टाइप से बनेगी। तो बाकी अगर आपको कोई भी कर्व बनाना है या कोई भी आपके पास इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा क्या करेगी कि स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। मेन बात ये है कि एरिया अंडर सिंपल कर्व तो अपन ने समझ लिया कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, लेकिन इनके साथ में अपन एरिया बाउंडेड बाई इन कर्व से कैसे निकालेंगे वो चीजें और समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, वो चीजें और समझेंगे, और वो कैसे समझेंगे वो देखेंगे। एक बार देखते हैं। ठीक है,
चलो चलो, अपन ने ये मान लिया कि एक फंक्शन अपने पास, और फंक्शन y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। और जो ये फंक्शन है उसको मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू कितना है, एफ एक्स। y इक्वल टू कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है। अब अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको मैंने x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक क्या कर दिया, बाउंडेड। अब आपको ऐसे रीजन का एरिया निकालना है जो x इक्वल टू ए से बी तक बाउंडेड हो, x एक्सिस से ऊपर हो, और साथ में y इक्वल टू एफ एक्स से भी क्या हो, बाउंडेड। तो ये रीजन आ गया आपके पास। सीधी सी बात है, इस रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे वो अपन समझते हैं। देखो कैसे निकलेगा। इसके लिए मैं एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एलिमेंट्री स्ट्रिप बना रहा हूँ। ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है यह एक ऐसे मान सकते हो बहुत ही स्मॉल जगह स्ट्रिप है जिसकी विड्थ तो कितनी है, dx है। ठीक है, एक आयताकार पट्टी बना रहे हैं और जिसकी हाइट कितनी है, y। तो सीधी सी बात है, इस स्ट्रिप का एरिया बताओ। तो अगर आपको इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो आंसर क्या आएगा, L इंटू बी, मतलब y इंटू क्या कर दो, dx कर दो। अगर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप बनती जाएगी तो आपका पूरा एरिया क्या होता जाएगा, कवर होता जाएगा। तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन a से लेके कहां तक कर दो, b तक कर दो। तो आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है और आपको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो लिमिट भी क्या लगा दो, x की लगा दो। लेकिन जब भी आप dx लिखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y लिखोगे, या फंक्शन ऑफ क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। दूसरा रीजन अपन ये मान सकते हैं कि आपने ये मान लिया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स की जगह किसका है, x इक्वल टू एफ वाई। और मैंने ये मान लिया कि ये y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी तक क्या है, बाउंडेड। अब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है तो वही आप एलिमेंट्री स्ट्रिप बनाओ। अब इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है, dy, या फिर हाइट मान लो dy, और ये कितना है, x है। तो एरिया बताओ कितना आएगा, x इंटू डी वाई। अब लिमिट y की है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। तो एरिया निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला गया। तो एरिया निकालने के दो फॉर्मूले, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तब लिमिट भी x की और फंक्शन भी x का। तो फंक्शन x का आएगा तो y के बराबर आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये, जब आप इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो लिमिट भी किसकी, y की, फंक्शन भी किसका, y का, और फंक्शन y का होगा तो वो किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, x के बराबर है। तो ये दो रिजल्ट याद रखो, आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। लेकिन अपन इस चीज को अवॉइड करके या इस फॉर्मूले को अवॉइड करके अपन सारे क्वेश्चन लगभग जो है वो इससे कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे अपन उससे इन क्वेश्चनों को करने की। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मान लो एक लाइन आ जाए, क्या आ जाए, एक लाइन आ जाए और एक कर्व आ जाए, तब उससे आप एरिया कैसे निकालोगे, तो वो अपन कंसेप्ट समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये कर्व आ गया, ठीक है, ठीक है, और ये आपके पास एक लाइन आ गई, या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई, ठीक है। अब इससे जो बाउंडेड एरिया है तो वो सीधी सी बात है ये एरिया भी। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो आप वही एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बनाओ जो दोनों को टच करे, और दोनों को टच करे तो आप केवल एक का एरिया निकाल लो और एक का निकाल के क्या कर दो, डबल कर दो। तो वही सीधी सी बात है, वाई डी एक्स रखो और सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या दे रखा है, एरिया बिटवीन टू कर्व। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन मान लिए, एक तो y इक्वल टू एफ एक्स है और y1 मान लो चलो, और एक y2 इक्वल टू क्या है, जी एक्स है। यहाँ पे याद रखना जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, जी एक्स से। तो मैंने दो फंक्शन बना दिए, ठीक है, और दो इस टाइप के फंक्शन बना दी। ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, या y1 इक्वल टू एफ एक्स है, और ये दूसरा क्या है, y2 इक्वल टू कितना है, जी एक्स है। ठीक है, अब इनसे बाउंडेड अगर रीजन का आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करो, लिमिट लगा दो। जैसे ये x बराबर a से x बराबर कहां तक है, b तक। अब सबसे पहले तो लिमिट लगाओ, क्योंकि दोनों फंक्शन किसके, x के। तो x बराबर a से x बराबर b तक। अगर लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा। अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन भी x का आएगा, लेकिन x किसके फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे दो रीजन हो गए, तो दो रीजन मतलब ऊपर वाले रीजन में से या ऊपर वाले कर्व में से आप क्या करो, नीचे वाले कर्व को माइनस कर दो। तो आपको क्या लिखना है, y1 माइनस क्या हो गया, y2 गया। तो ये आपके पास एरिया बाउंडेड बाई क्या आ गया, टू कर्व आ गया। ठीक है, दो वक्रों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो अपन इस टाइप से निकालेंगे। तो मैन सीधी सी बात ये है कि आपको एरिया अगर निकालना है तो आप एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला क्या है, y dx। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी किसकी आएगी, x की आएगी, और अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन x का आएगा, और अगर फंक्शन x का है तो किसकी फॉर्म में आएगा, y की फॉर्म में आएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अपन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए आपके,
और ये किस टाइप से पूछे हैं वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया कि एरिया बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो एक पैराबोला बना, तो वही पैराबोला बनाते हैं सबसे पहले, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डेस, ये वाई और ये वाई डेस। जैसे अपन इसको बनाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। एंड बाई इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो ये क्या इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी, सीधी सी बात है, ये क्या इसकी लेटेस्ट रेक्टम है। अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है तो इसका एरिया अपने को कैसे निकालता है वो अपन समझते हैं। तो देखो अगर ये लेटेस्ट रेक्टम है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो अक्स बराबर कितना ए है, साफ पता चलता है। और ये जो पॉइंट है वो अक्स बराबर क्या है, 0, तो साफ पता चल गया आपको अक्स बराबर 0 से ए तक ये क्या है, बाउंडेड है। अब आपको इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो रीजन का अगर एरिया निकालना है तो वही सीधी सी बात, ए बराबर कैसे निकालनी, देखो इसको मैंने मान लिया ओ ए बी, तो देखो ओ ए बी ओ, इस रीजन का अपन क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस रीजन का एरिया निकाल लो, और इसका निकालने के लिए इसको मैंने नाम दे दिया डी। तो आप क्या कर रहे हो, एरिया निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना इसका होगा उतना इसका होगा। और एरिया किसका हो गया, ये एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी, अपन इसका एरिया निकालना है। और अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, लिमिट x बराबर 0 से x बराबर कहां तक होगी, a तक होगी, x बराबर 0 से x बराबर a तक। और अभी बताया था अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो लिमिट भी x की और फंक्शन भी x का, लेकिन फंक्शन x किसके फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में। y की वैल्यू यहां से रख दो बस, तो y की वैल्यू जब यहां से अपन सोल्व करके रखेंगे तो लिमिट तो आ गई 0 से, और y की वैल्यू यहां से रूट करेंगे तो आपके पास आ गया रूट ऑफ 4a, तो कांस्टेंट है, और साथ में आ गया रूट x dx। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, देखो रूट 4 तो बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा 2, और 2 पहले से तो 4 आ गया। और रूट ए ऐसा कैसा, x की पावर आधे का करेंगे, हाफ का करेंगे तो 3/2, और साथ में वापस क्या आएगा 3/2, और लिमिट आ गई 0 से। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 2 जा 8, तो आपके पास आ गया 8/3। और यहां से जब इसको देखेंगे तो रूट ए तो ऐसा कैसा, और ए की पावर 3/2 और आ गया। तो देखो ये जो पावर है वो 3/2 ये रही, हाफ ये रही, तो टोटल जो पावर है वो कितनी बन गई, ए स्क्वायर बन गई। कितनी बन गई, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, एरिया का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या आएगा 8/3 ए स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व है, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ ऐसी पैराबोला बनेगी आपके पास, ठीक है, जो किसके ऊपर बनेगी, आपकी y एक्सिस के क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। इसको y मान लिया अपने, और इसको क्या मान लिया, y डैश। दूसरी जो पैराबोला बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये किसके सिमेट्रिक बनेगी, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगी। चलो, तो ये जो पैराबोला है वो किसकी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की, और ये जो पैराबोला है वो वाई इक्वल टू किसकी है, एक्स स्क्वायर। ये एरिया निकालो, पहले तो ये पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जैसे वाई की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, एक्स आ गया, तो एक्स की पावर 4, और इस एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो एक्स 0 होगा, या फिर एक्स 1 होगा, या फिर इसके दो रूट आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अपन ने एक्स को 1 मान लिया, जब एक्स 1 है तो वाई भी 1 होगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट। अब देखो लिमिट लगाओ, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है x बराबर 0 से x बराबर 1 तक जा रहा है। और वही तरीका y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आप क्या करोगे, मोड लगाओ, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो बनाते हैं। अब y1 कौन सा है, y1 ऊपर वाला फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन ये रहा, सही है। और ऊपर वाले फंक्शन में y की वैल्यू किसके बराबर है, रूट एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, रूट एक्स, सही है। ऊपर वाले फंक्शन में यही तो है, ठीक है। और नीचे वाले कर्व में देखो y कितना है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, ds। कर दो भाई इंटीग्रेशन, क्या आएगा, ये आ गया x की पावर 3/2, और अपॉन में क्या आ गया 3/2, और ये आ गया माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन क्या आ गया 3। लिमिट रख दो 0 से लेके 1 तक। जैसे ही 0 से 1 तक रखेंगे, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो केवल आपके पास आएगा 2/3 माइनस का 1/3, और सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1/3 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट, सही है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों परवलय के द्वारा आपको एरिया निकालना था, परिवत जो क्षेत्रफल है, एरिया बाउंडेड बाई 2 पैराबोला, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/3 माइनस क्या गया 1/3, तो आंसर कितना गया 1/3 स्क्वायर यूनिट है।
अगर आप इनको इंटरचेंज करो तो आंसर आएगा नेगेटिव में, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने को ये देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना, एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन हमेशा क्या हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, सीधी सी बात है। जैसे मैंने माना फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब जो एक्स क्यूब है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों देगा पूरे रियल नंबर में। कैसे? जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो कितना है, 1 है, लेकिन जैसे मैंने एक्स की वैल्यू -1 रखी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। कितनी आएगी, -1 आएगी। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, y इक्वल टू कितना दे रखा, मोड ऑफ एक्स प्लस 3। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ। जैसे अपन ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले मैंने x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है -3, मतलब -3 पे जाके ये फंक्शन रिवर्सल लेगा। कैसे लेगा वो अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने ये ग्राफ बनाने की कोशिश की, ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो -3 है। जैसे मैंने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, तो ये वैल्यू देखो अभी 0 रखते इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही यहाँ पे आ रही, ठीक है। -1 रखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, -2 रखते हैं इसकी वैल्यू 1, और ये रखते हैं 0, तो मतलब ऐसा होता है। अब जैसे ही मैंने -4 रखा, क्या रखा, -4, और -4 रखते ये क्या करेगा, फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या देगा वो समझते हैं। जैसे मैंने 4 रखा माइनस का, और ये माइनस का 4 रखते ये क्या देगा, वापस प्लस का क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि किसके अंदर है, ये मोड के अंदर है, तो प्लस का 1 देगा। तो वाई की वैल्यू, अक्स की वैल्यू जो है वो -4 रखने पे +1 ऐसा, फिर -5 रखते ही +2। तो ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा। तो स्केच बना दिया अपन ने, ये एक्स है, ये एक्स डेस है, ये वाई है, और ये आपका क्या है, वाई डेस है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये -5 होगी, ठीक है। तो ये स्केच बनेगा आपका, ठीक है, इस टाइप का क्या बनेगा, स्केच बनेगा। अब आपको इतना पता चल गया कि आपको -6 से लेके क्या बनाना है, 0 तक क्या बताना है, एरिया बताना है। तो -6 से अगर 0 तक अगर आपको एरिया बताना है तो देखो कैसे बताओगे, वो थोड़ा सा अपन समझते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को अपन थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि ये वाई एक्सिस है, और फिर मैंने ये एक एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। अब देखो ऐसे, अपने मान लिया कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डेस और एक्स डेस है, उनके साथ में मैं थोड़े रिजल्ट लिखूंगा। इसको मैंने -1 लिख दिया, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। और आगे ले जाएंगे भी, सीधी सी बात है, ठीक है। -3 से ये रिवर्सल लेगा, मतलब इधर जाएगा और इधर जाएगा, सीधी सी बात। अब इसने कहा कि -6 से 0 चलो, तो -6 से 0 मतलब यहां तक चलना आपको। तो यहां तक चलोगे तो आपके पास जो एरिया बाउंडेड आएगा वो ये आएगा, एक तो ये एरिया है, ठीक है, डॉट डॉट वाला, और एक ये एरिया, ठीक है, सीधी सी बात है। चलो इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर में डार्क कर देता हूँ ताकि आपकी इजी हो जाए, ठीक है। तो -6 आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसे, ठीक है, ठीक है। ये जो रीजन है इनका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। चलो देखो कैसे निकलेगा, मेन बात देखो, जब -6 से -3 जाएगा तब फंक्शन तो नेगेटिव वैल्यू दे ही सकता है, नेगेटिव के बाद में वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो देखो अपन जब इसका एरिया निकालेंगे, -6 से लेके 0 तक मोड ऑफ एक्स प्लस 3 का जब एरिया निकालेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले अपन -6 से -3 तक जाएंगे, और ये जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तब जाके मोड से क्या बन रही है, पॉजिटिव। लेकिन जब -3 से 0 की तरफ जा रहे हैं तब ये फंक्शन क्या दे रहा है, एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आप चाहो तो इन दोनों के मोड भी लगा सकते हो, मोड लगाओगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो बाहर ले लिया मैंने इससे, तो ये आ गया x² 2, और प्लस क्या आ गया 3x, और इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई -6 से -3। सेम ऐसे ही ये भी क्या आ गया, देखो x² 2, और प्लस में क्या आ गया 3x, और -3 से क्या आ गया 0। सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो, -3 का स्क्वायर 9/2, 3 3 जा -9, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो 36/2, फिर माइनस, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 18, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 18, फिर प्लस इस पे आ जाओ, अपर लिमिट रखो तो पूरा ही क्या बन गया 0, माइनस लोअर लिमिट, तो -3 का स्क्वायर 9/2, फिर वापस माइनस, 3 3 जा कितना था, -9, लेकिन ये क्या बन गया, +9। अब सोल्व कर लो और आंसर निकल।
देखो माइनस तो ऐसा कैसा, यहां से सोल्व करेंगे, देखो ये प्लस -18, ये +18 कैंसिल, ये माइनस सॉरी ये प्लस का 9/2, ये माइनस का 9, तो क्या बचेगा माइनस का 9/2। यहां से देखो ये प्लस का 9, ये माइनस का 9/2, प्लस का कितना बचेगा 9/2 बचेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9/2 9/2 पूरा 9 बन गया, तो 9 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया का। तो इस रीजन का या फिर इस कर्व का जो एरिया आएगा बाउंडेड, वो कितना आएगा 9 स्क्वायर यूनिट आएगा। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखो साइनक्स कोसक्स की बात करते हैं थोड़ा। देखो जब साइनक्स कोसक्स का ग्राफ बनाते हैं अपन थोड़ा सा देखते हैं, तो देखो सीधी सी बात है, जब भी आप साइनक्स का ग्राफ बनाओगे, किसका साइनक्स का ग्राफ बनाओगे, तो देखो आंसर कैसे निकल। देखो साइनक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि साइन जीरो कितना होता है 0, साइन जीरो कितना होता है 0, तो ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन जब भी आप कोस का ग्राफ बनाओगे तो कोस जीरो कितना होता है 1, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा। अब ये कह रहा है कि y इक्वल टू कोस एक्स, तो फंक्शन किसका है y इक्वल टू कोस एक्स, और 0 से π/2 मतलब 0 ये, और यहाँ से π/2 मतलब यहाँ तक आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सीधी सी बात है, लिमिट किसकी, अक्स की, फंक्शन किसका, अक्स का। ठीक है, तो लिमिट भी अक्स की और इंटीग्रेशन भी अक्स का, तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2, y की जगह आ गया कोस एक्स से dx, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो क्या आ गया साइन एक्स, और लिमिट आ गई 0 से π/2, तो साइन π/2 कितना होता है 1, और साइन जीरो कितना होता है 0। तो सीधी सी बात ये याद रखनी है आपको, चाहे साइन एक्स हो चाहे कोस एक्स हो, अगर 0 से π/2, केवल और केवल क्या बोला है 0 से π/2 बोला है, क्या बोला है, चाहे साइन एक्स हो चाहे आपके पास क्या हो कोस एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो चाहे क्या हो कोस एक्स हो, लेकिन अगर आपके पास जो लिमिट्स है वो 0 से π/2 है, तब उसका आंसर हमेशा कितने यूनिट आएगा, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में 0 से 2 पाई दे देता, तो 0 से π/2 1 यूनिट, और π/2 से वापस पाई जाएंगे तो 1 यूनिट और बढ़ गई, तो जो आंसर आएगा वो 1 + 1 कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ध्यान रखना जब भी साइन या कोस, केवल साइन और कोस, अगर 0 से π/2 या डिफरेंस जो है लिमिट का वो π/2 का है, तब उस रीजन का जो एरिया है वो हमेशा 1 स्क्वायर यूनिट आएगा, गोल के पी जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फिर ये देखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इस सर्कल के अंदर आपको एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। किसका निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। कैसे निकालेंगे वो अपन बात करते हैं। देखो सीधी सी बात है, आपने को अभी बताया था मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर से कंपेयर करो। आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर आर बराबर 2 आ गया और यही क्वेश्चन आपके क्या आ जाए एमसीक्यू में आ जाए, तो बताओ एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, रख दो पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आ गया, या 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ये किसका एरिया है, पूरे सर्कल का है, लेकिन आपको किसका पूछा एक क्वाड्रेंट का, तो डिवाइड बाई क्या कर दो 4, 2 का पूछे तो डिवाइड बाई क्या कर दो सीधी सी बात। तो अगर एक का पूछेगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई, क्या आएगा पाई यूनिट स्क्वायर आएगा, मतलब इसका एरिया जो आएगा वो क्या आएगा पाई यूनिट स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अपन कंडीशन के साथ में करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करके करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन एरिया निकालते हैं, तो इसकी जो रेडियस है वो है 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,0, तो मतलब आपको केवल इतना ही एरिया निकालना इस पार्ट का। और जब आप इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो आपके पास लिमिट x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2, तो वही स्ट्रिप बनाओ। ठीक है, तो क्या आ गया y dx आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर 2 तक, लेकिन y की वैल्यू यहां से निकलेगी फंक्शन से, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई √4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब मेन बात यह है कि ये फॉर्मूले जो है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया, तभी मैं कह रहा हूं कि लास्ट क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से जो y dx है, क्या है y dx, उसकी वैल्यू रखो, तो y की वैल्यू आ गई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया आपके पास dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले x/2 के साथ में इनको ऐसा कैसा लिख दो, x/2 के साथ में इनको ऐसा कैसा लिख दो, फिर प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x अपॉन क्या कर दो a कर दो, और लिमिट लगा दो 0 से 2 तक। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, सीधी सी बात अपर लिमिट पुट करो, 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 0, पहले टर्म पूरी 0, 2 पुट करते हैं क्या बचेगा देखो 2 तो ऐसा कैसा, और ये बच गया साइन इनवर्स 1।
जीरो पुट करो, जीरो पुट करते ही पूरा ही जीरो, माइनस लोअर लिमिट, ये जीरो पुट करते हैं, साइन इनवर्स जीरो पे जीरो। ठीक है, बताओ क्या आएगा। साइन इनवर्स वन किस पे होता है, साइन इनवर्स वन किसके ऊपर होता है आपका, साइन इनवर्स किसके ऊपर होता है, पाई बाई टू। तो टू से टू कैंसिल, आंसर कितना गया, पाई। और अभी मैंने आपको बताया था आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। ये पूछा केवल एक क्वाड्रेंट का, अगर मान लो चारों का पूछता तो सेम इसका भी आता, सेम इसका भी आता, सेम इसका, तो आंसर को किससे मल्टीप्लाई करते थे, चार से, तो आंसर आ जाता चार पाई। और यही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है एरिया ऑफ सर्कल में डायरेक्ट। ये कुछ क्वेश्चन है, अब मान लो चलो ये आ गया आपके एमसीक्यू। इन एमसीक्यू को अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं, चलो कैसे कर रहे हैं वो समझो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और अगर इसको मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करूं तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। बताओ एरिया क्या आएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो आपकी कितनी है 3, तो एरिया कितना आएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, 9 पाई आ गया। पाई इंटू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 पाई। लेकिन एक क्वाड्रेंट का पूछे तो अभी मैंने बताया था डिवाइड बाई क्या कर दो 4, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सीआर। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा, 4x। अब लिमिट दे रखी है वाई एक्सिस से, और लाइन दे रखी है वाई इक्वल टू 3। अब देखो डायग्राम बनाओ। जैसे डायग्राम बनाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम। अब ये कह रहा है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यही है, तो वाई एक्सिस, और एक लाइन है वाई इक्वल टू 3, और लाइन वाई इक्वल टू जो 3 है वो कहां पे बनेगी, यहाँ पे। सीधी सी बात है, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो वो जो लाइन है मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये जो लाइन है वो वाई इक्वल टू किसके, 3। अब इसका एरिया निकालना है। अब देखो साफ लिमिट पता चल रही है आपको, y बराबर 0 से कहां तक जा रहा है, y बराबर 3 तक जा रहा है, तो लिमिट लगा दो y बराबर 0 से y बराबर। अब अगर लिमिट y की तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अगर इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में तो फंक्शन क्या आएगा, y का आएगा, मतलब अक्ष के फॉर्म में आएगा, अक्ष बराबर। ठीक है, तो देखो फंक्शन y लिखो, यहां से अक्ष की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी, रख दो भी। तो वाई स्क्वायर बाई 4, और इंटीग्रेशन है 0 से 3। वाई स्क्वायर बाई 4 का करेंगे तो y की पावर 3, और अपॉन में 4 3 जा कितना हो गया 12, और लिमिट आ गई 0 से लेके 3। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और अपॉन में कितना गया 12, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 9, और अपॉन में कितना आ गया 4, तो 9/4 यूनिट स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, अगर लिमिट y की मिल गई आपको तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी किसका आएगा, सीधी सी बात है, किसका आएगा, y का आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये दे रखा है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था अपन ने। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन पूरे सर्कल का निकालना है, तो पूरे सर्कल का तो वही डायग्राम बना लो। आप एक का निकाल लो, केवल एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, तो लिमिट हो जाएगी 4,0 या 0 से 4। तो आपके पास आ गया, लिमिट आ गई 0 से 4। लेकिन ये तो केवल एक क्वाड्रेंट का है, ये केवल कितने का है, एक का। इसको आप नाम देना चाहो तो ओ ए डी, वापस ओ बन गया। इसका एरिया बताओ क्या आएगा, तो आपके पास आ गया रूट ऑफ वाई डी एक्स, तो 16x ये आ गया। लेकिन अगर आपको कंप्लीट निकालना तो इसी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। और इसका फॉर्मूला अभी देखा था क्या होता है, x/2, ये ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन, सॉरी एक्स अपॉन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लिमिट लगा दोगे, जैसे लिमिट लगाओगे 4 रखते ही पूरा क्या बन गया, 0, क्योंकि 16 माइनस 16 0। 4 रखते ही क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, तो ये आ गया 8 इंटू पाई बाई 2। और आगे वाले सारे अभी 0 होंगे, अभी देखे थे अपन ने। इससे कैंसिल हो गया कितना, 4 पाई, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो आंसर आ गया 16 पाई यूनिट स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, 16 पाई आ जाएगा आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, इसमें भी क्या वाई की वैल्यू निकाल लोगे, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वही सर्कल बनाओ, जैसे आप सर्कल बनाओगे तो आपके पास जो पॉइंट है वो आ गया a,0। निकाल लो भी एरिया, एक रीजन का निकाल लो, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 0 से लेके a तक, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इंटीग्रेशन आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लगाया था क्या, तो अभी फॉर्मूला आपके पास क्या था, x/2 के साथ में इसको पूरा का पूरा लिखो, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये जो एक्चुअल में फॉर्मूला वही आगे भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, और 0 से जैसे ए रखेंगे a माइनस ए 0 बन गया, ये 0 यहाँ पे ए रखते ये 1 बन गया। साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाई 2 पे,
तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 2 और आगे वाले सारे थी 2 कितना बन गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया पाई स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एरिया ऑफ सर्कल से। तो ये देखो छोटे मोटे रिजल्ट है, इसमें मोटी मोटी बात ये है, सीधी सीधी बात अपन करते हैं कि आपको सबसे पहले सर्कल याद रखना है पाई आर स्क्वायर, एक का पूछे जाए तो डिवाइड बाई 4, दो का पूछा जाए डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी, मान लो साइन कोसक्स आ जाए, अगर 0 से पाई बाई 2 है तब कितना यूनिट आएगा 1। लेकिन मान लो इलिप्स आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, पाई ए बी की फॉर्म में होगा। कैसे होगा, पाई ए बी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना 1। तो इसको एक स्क्वायर को कंपेयर करो, ए कितना आ गया 4 आ गया, यहां से बी स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 9, तो बी कितना आ गया 3 आ गया। लगाओ भी पाई ए बी, तो पूरे अगर इलिप्स का एरिया पूछा जाए तो आपका क्या आएगा 12 पाई आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तभी मेथड काम में लेंगे, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वही सेम मेथड सोल्व करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या फिर समाकलन के जो अनुपूरक है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। आपका जो इंटीग्रल्स का जो चैप्टर था वो अपन ने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को पढ़िए, जो भी दिक्कत आ रही है, इश्यू आ रहे हैं वो आप बता सकते हो, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद है मेरे हिसाब से आप लोग जुड़ चुके हो और आज लगभग आपके 1K सब्सक्राइबर हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो सहयोग है वो ऐसे ही हमारे साथ रहना चाहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।